के सिर्फ नोट बैंक और वोट बैंक हम कैसे कंसोलिडेट करें। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, हम पॉलिटिशियन तो दोषी है क्योंकि वो जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो एक रिफ्लेक्शन है कि आप हमारे लिए ऐसा नजीर बनिए कि हम आपका अनुसरण करें, पालन करें। तो वो नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, उनको उस तरह से रहना चाहिए कि आप वो नजीर समाज में जो बेहतर नजीर है वो पेश कर सकें, लेकिन वो नहीं किया। दूसरी बात ये हो गई कि जो अधिकारी भी थे जिनके बायलाज में भी है कि वो लोग अपना सब कुछ बताएंगे, पॉलिटिशियन को तो आ गया, एक्ट आ गया कि सब वेबसाइट पे देना है, उनके नियमावली में है, उसके बाद भी नहीं देते हैं। अब वो आया कि देंगे भी तो सार्वजनिक नहीं होगा, उसमें भी बहुत से लोगों ने नहीं दिया। तीसरा हरास हो गया कि करप्शन जो है चुनाव में या नेतागिरी में या ब्यूरोक्रेसी में मुद्दा नहीं बन रहा है, मुद्दा बन नहीं रहा है। अखिलेश भाई एक बात, अखिलेश भाई अब बहुत अदब से एक बात कह दूं जी, एफिडेविट से ज्यादा झूठा धंधा इस देश में कोई है नहीं। आप कहिएगा तो सुन लो एक सेकंड, 200 उदाहरण देके सिद्ध कर दूंगा। 200 उदाहरण देके दिल्ली में जिस इलाके में फ्लैट की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपया है, मैं उस दिल्ली की बात कर रहा हूं, वहां कांग्रेस के एक नेता ने अपने फ्लैट की कीमत 46 लाख रुपया लगा के एफिडेविट दे दिया। ये चरित्र है? नहीं, ये नहीं, कौन किसको? और सुनिए, जिनके जिनके घर का रोज का खर्चा 1 लाख रुपया है, वो लोग एफिडेविट देते हैं कि मेरे पास सुनो ना, कॉलम आता कार है कि नहीं, कहते कार नहीं है मेरे पास, हम बेकार हैं। अरे आप सरकार है, आप बेकार बता देते, उस एफिडेविट को क्या करें? हमारी बात को आप दूसरे तरफ ले रही। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ बताया जा रहा है, बताया तो कम से कम गया, अब वो कितने का कम या ज्यादा जनता देखे, जनता के लिए सार्वजनिक तो किया गया। अब जनता समझ ले कि कितने का, मकसद इसका यही था कि सार्वजनिक हो, जनता देखे, तो उसका मैं क्या बता रहा हूं। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, इनमें से जो बातें आप कह रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, ज्यादातर बातें अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, गोपाल कृष्ण राय, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, जब ये लोग कहते हैं तब आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते, तब आप लोग इनको मक्कार बताते हो। यही बातें जो आप कह रहे हो, यही नियम कायदे और नैतिकता की बात करके ये आप जो है आम आदमी पार्टी ये संघर्ष कर रही है। अभी इनका भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी इनका दे रहा हूं। तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था, आज से 25-30 साल पहले कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, समाज में उसकी इज्जत होती थी, उसको लोग झुक के सलाम करते थे, उससे मिलते थे, उसको इज्जत भरी नजरों से देखते थे। आज किसी के पास गाड़ी घोड़ा हो गया, 10 आदमी हो गए, खर्च करने को पैसे हो गए, तो आदमी उसको इज्जत देता है, ये नहीं देखता कि कैसे लाया है। ठीक है, मेहनत से भी लोग लाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 नंबर से लाते हैं, सबका। अरे आप तो रामराज की परिकल्पना ना, आप तो रामराज का सिद्धांत प्रतिपादित करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, पारसनाथ यादव के पास चलूंगा, पारसनाथ यादव जी के पास चलूंगा। आप यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पारसनाथ यादव जी, भाई गजब हो गया, राजनेता खद्दर कुर्ते वाले जितने मुझे मिले सब करोड़पति ही मिले। अतुल बोलिए क्या गजब हो गया? पाएंगे हम लोग जितने की संपत्ति है। हाँ, कई बार देखना पड़ता है यार, कुछ कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, और खुद बहुत बड़े जीरो हैं। पैसा कमाने वाले खुद बहुत बड़े जीरो हैं। ना शिक्षा है, ना संस्कार है, ना नैतिकता है, ना मर्यादा है, मुकदमे एक से बढ़कर एक पड़े, लेकिन खाते में जीरो बड़े बड़े। क्या कहना है बताइए। अब जो आपका मन है कह दीजिए। यह मामला रामअचल राजभर साहब से शुरू हुआ है, प्रिय विषय है आपका। ऐसा है मान्यवर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में जो हमारी संविधान सभा की जो कमेटी थी, उसने पहले इस बात की चिंता व्यक्त कर दिया था, जनता को समर्पण करने के पहले जो दस्तावेज संविधान था, तभी ये कहा था कि हमने जो न्यायपालिका बनाई है और कार्यपालिका बनाई है, इनमें हमने योग्यता का निर्धारण किया है
लेकिन जो सर्वोपरि हमारी विधायिका होगी उसमें कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। और उसके चलते किसी न किसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही चिंता व्यक्त की थी कि किसी न किसी दिन आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतानों को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। अच्छी बात। आज जो उसकी जो योग्यता बनाई गई है, क्योंकि ये संख्या बल का देश है, प्रदेश है, आज जो योग्यता बनाई गई है उस योग्यता में केवल धन बल और बाहुबल हावी हो रहा है। जब हम संख्या बल से कमी पाने लगेंगे तो हम धन बल और बाहुबल का प्रयोग करेंगे। और धन बल बाहुबल के लिए ये बड़ी ताकत से इधर सरकारें जो बनी हैं उन्होंने कोशिश किया है। मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि राम अचल भर का सवाल नहीं है। सवाल जिस दल में रखे, जिस मुखिया के नीचे उन्होंने काम किया, क्यों नहीं उसकी जांच हो जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, पारसनाथ यादव साहब अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहां पर लेकर आ गए। उन्होंने सीधे राम अचल राजभर के कंधे पर पांव धर के मायावती जी पर निशाना साध लिया। अब अगर मैं समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम गिनाना शुरू करूंगा तो फिर मंत्री जी लाजवाब हो जाएंगे। सवाल यह है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोड़ा जैसे छोटे छोटे लोग हों, रातों रात सोने की खदानों के मालिक बन गए, रातों रात हीरे की खदानें ले ली, रातों रात अरबपति हो गए। ये मंत्र मुझे समझना है। आपने जो चर्चा रखी है बहुत अच्छा विषय लिया है चर्चा के लिए, लेकिन इसमें मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सबसे अलग है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है और उत्तर प्रदेश में जो इस तरह की घटना है, जिस समय से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ उस समय से राजनीतिक भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हो गया। चाहे राम अचल राजभर हो, चाहे अनेकों लोग हों। और राम अचल राजभर केवल एक राजनेता नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो चेहरा है, और यहाँ पारसनाथ जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा की, और मेरे साथी जो बैठे हैं आपने भी बड़ी अच्छी चर्चा की और ग्लोबलाइजेशन से बात को शुरू किया, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इन सपा ने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन एक साल पूरा होने के बावजूद भी लोकायुक्त जांच हुई, उसके बाद में विजिलेंस जांच हुई। जांच पर जांच क्यों हो रही है? जब लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी तो राम अचल राजभर जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और अभी जब मुकदमा दर्ज हो गया है, कल इतने घंटे बीत जाने के बाद में भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, पारसनाथ यादव जी से पूछना चाहता हूं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जी यादव जी बताइए। जो बात आप कह रहे हैं, ये दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां दोष सिद्ध होने के बाद ही कार्रवाई होती है, और दोष सिद्ध हो गया है, कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई के पहले जो आप कह रहे हैं कि इतना घंटे बीत गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये कहीं निर्दोष न कोई व्यक्ति फंस जाए, इस पर भी जांच, विजिलेंस लेके तमाम ऐसी हमारी एजेंसियां हैं जो ये कार्य करने की कोशिश करती रहती हैं। कोई व्यक्ति कल ये न कह दे कि मुझे नाजायज परेशान किया जा रहा है, उसके लिए ये समय दिए जाते हैं। देखिए, इसमें एक बात मैं कहूं, मैं चंद्रमोहन सिंह जी से भी कहूंगा और पारस भाई से भी कहूंगा, पार्टी पर मत ले जाइए चीजों को। और अगर बहस में उलझेंगे तो मैं सबकी तस्वीर दिखा दूंगा नहाते हुए गुसल खाने की, तो चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं, मैं पार्टी में नहीं ले जा रहा। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं चंद्रमोहन भाई से कह रहा हूं। इन्होंने कहा ना कि भाजपा ऐसी, मैं भाजपा की कुंडली बताने लगूंगा। मैं बड़े फलक पर बात कर रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं कि राज अचल राजभर गिरफ्तार हो जाएगा तो कौन सा गांधी का राज आ जाएगा इस देश में। इन सब प्रवृत्ति, दलित का बेटा, गरीब परिवार का लड़का, ये राजा, वकालत नहीं चली। उनके घर की चेन्नई की फोटो मुझे भेजी मेरे दोस्त ने। मैंने जब फोटो देखी तो मैं हतप्रभ रह गया। गोपाल राय जी, 7 स्टार होटल वैसा नहीं होगा देश में, 7 स्टार होटल वैसा नहीं होगा।
ये जो लक्ष्मी बरस रही है छप्पर फाड़ के राजनेताओं पर, अक्रॉस द पार्टी लाइन, सर्वदलीय लक्ष्मी की बरसात, इस पर सवाल है। इसलिए कोई अपने को पारसा मत समझो कि नहीं जी मेरा कॉलर तो बहुत साफ है। अरे हर के घर में रामचल है, हर आदमी मुकदमे में फंसा है, क्यों व्यक्तियों में जा रहे हैं? प्रवृत्तियों पर बहस कर लीजिए तो देश को समाधान मिलेगा। गोपाल राय साहब, दिक्कत तो यही है, गोपाल राय साहब, दिक्कत यही है कि जो हमारे राजनेता हैं, हमारे स्वयंभू भाग्य विधाता हैं, वो प्रवृत्तियों पर नहीं, वो व्यक्तियों पर फोकस करते हैं, और इसीलिए हमें समाधान नहीं मिलता, इसीलिए हम समस्याओं में उलझते चले जाते हैं। आप जो देखिए, कुल मिलाकर के व्यक्तियों का भी मसला है, लेकिन उससे बड़ा मसला है नीतियों का। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर जो प्रवृत्ति ये पैदा हुई है, ये पहले से भी थी, लेकिन जब से हिंदुस्तान में पैसे के खुले लूट और छूट मिली है, उसको पूरी तरह से हिंदुस्तान में देसी कंपनियों को भी और विदेशी कंपनियों को, इस मुल्क में उन बड़ी बड़ी पूंजी ने राजनेता, अफसर और गुंडों की एक चौकड़ी बनाई है, और जो भी इस रेंज में आता है, इनके बीच के कुछ दलाल हैं जो सबके बीच में संपर्क साधते हैं। तो एक हिंदुस्तान की जो प्राकृतिक संपदा है, जल है, जंगल है, जमीन है, राजकीय कोष है, उसकी एक खुलेआम लूट मची हुई है, और उस लूट के लिए ये नीतियां पहले रूप से जिम्मेदार हैं। व्यक्ति चूंकि उसमें शामिल ना हो तो वो परिपूर्ण नहीं होती है, मूर्त रूप वही होते हैं। लेकिन व्यक्तियों के साथ जब तक नीतियों में तब्दीली नहीं होती है, तब तक हमें लगता है कि ये जो जंगल राज, लूट का राज चल रहा है, इस पर लगाम लगाना मुश्किल होगा, और सबको सोचना होगा। जो भी समाज और देश के बारे में सोचता हो, पार्टी से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इस देश के लोग विद्रोह करेंगे, और उस विद्रोह में बचेगा कोई नहीं। विध्वंस की लीला जब प्रारंभ होगी तो अंग्रेजी राज नहीं बचा। इन काले अंग्रेजों की कितनी औकात है जी। नहीं, आप बात अच्छी कह रहे हैं, लेकिन आजाद भारत में आप लोग, सब लोग बैठे हैं, सब लोग अनुभवी हैं, मुझे जरा गिनाइए कि आजाद भारत में राष्ट्रीय स्तर के कितने नेता भ्रष्टाचार के दोष साबित होने के बाद जेल गए? मुझे केवल 2 के नाम याद पड़ते हैं, सुखराम, ओम प्रकाश चौटाला। अखिलेश जी, जरा सूची को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, दिक्कत इसी जगह पर है। प्राथमिकताएं राजनीति की बदल गई हैं। पहले सेवा भाव के राजनीति में आते थे। आप आजादी के पहले से अभी 50-60 के दशक तक देखिए, हाँ। जो लोग समाज के क्रीम थे, पढ़े लिखे थे, ICS थे, अंग्रेज विदेशों में पढ़े हुए हैं, बड़े घरानों के थे, खानदानी लोग थे, वो लोग इस राजनीति में आते थे। आज वर्स्ट लोग आ रहे हैं। एक तो बेसिक जो रिक्रूटमेंट है उस पे उसको ध्यान करिए आप पहले। और पहले लोग महल छोड़ के, ठाठ बाट छोड़ करके जेलों में गए, आजादी की लड़ाई लड़े, इसलिए नहीं कि पैसे कमाएंगे, चाहे हम बड़े और रईस बन जाएंगे, इसलिए कि देश के सेवा भाव था। आज एक तरह से प्रोफेशन हो गया। नहीं, आपका मतलब ये हुआ ना, आपका मतलब ये हुआ कि राजा महाराजा और बड़े घर के लोग जिनका पेट भरा होता था, वो भ्रष्टाचार कम करते थे, और भूखा था ना, और भूखे पेट लोग भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। ये नहीं था भाई। अरे भाई, फिर वही मैंने कहा, पता नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि सेवा भाव से लोग आते थे। हाँ। कि हमें देश के लिए, जनता के लिए कुछ करना है। हाँ। इस भाव से आते थे। हाँ। हमने तो साफ शब्दों में कहा कि वो लोग आते थे। देखिए, पहले 2-3 कार्य ऐसे थे, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति, कि जिसको सेवा करना वो इसमें आए। आपकी जिसको साइकिल पे चलना, खद्दर पढ़ना, वो शिक्षा में जाए। जिसको झोला लेके आला लटका के डॉक्टरी करनी है, वो चिकित्सा में आए। यही 2 प्रोफेशन आज सबसे ज्यादा पैसे के हो गए हैं। नेतागिरी में वो है कि जो हाँ, वही कह रहा हूं, शिक्षा चिकित्सा मैंने गिनाया ना। हाँ। नेतागिरी में वो है कि जो गांव-गांव घूमे, लोगों के दुख दर्द के लिए मदद करे, जाए, नेतागिरी करे। आजकल लोग पैराशूट से आते हैं, आजकल लोग पैराशूट से आते हैं। अखिलेश जस्ट रिवर्स हो गया, ये जस्ट रिवर्स हो गया आज की तारीख में। अखिलेश भाई, आज की तारीख में अगर कोई चंबल का डकैत मुझसे ये पूछे सवाल, गोपाल जी मुझसे ये सवाल पूछ ले कि अमिताभ जी आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो और कह रहे हो कि मैं लूट क्यों करता हूं, ये लंपटपन क्यों करता हूं। अरे मैं कितना लूट लिया, पूरे जीवन दांव पे लगा के, हर क्षण मृत्यु को दांव पर रख के चलता हूं जिंदगी को। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और वो मुझे कौड़ा से लेके रामअचल भर के नाम गिना दे तो मुझे डूब मरने के अलावा कोई चारा है क्या? बताइए।
तो अपना इसीलिए नहीं, और ये स्थिति हो गई राजनीति की, और राजनीति की पतन की यह स्थिति हो गई। और जब फिल्म पान सिंह तोमर में डायलॉग एक आता है, उससे मैं सहमत या असहमत हूं, तो वो अनिवार्यता नहीं